तो आखिर जब चुनाव आयोग से यह सवाल पूछा गया कि मोदी के साथ, मोदी के पक्ष में पक्षपात क्यों होता है, विपक्ष पर आप कड़े तेवर क्यों अपनाते हैं, तो इस बात का सीधा जवाब क्यों नहीं दिया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। अरुण गोयल के मामले में, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के मामले में आखिर उनकी जुबान क्यों लड़खड़ा गई, क्यों दोहरी बातें करने लगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, आप सबको बधाई, क्योंकि शुरू हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा पर्व, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। और इस तारीख पर गौर कीजिए, 4 जून को यह पता चल जाएगा दोस्तों कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। बड़ी खबर क्या है दोस्तों? बड़ी खबर यह है कि चुनाव होने जाने वाले हैं 7 चरणों में। मगर आज अपने शो में मैं आपके सामने वो तमाम सवाल रखने वाला हूं जो चुनाव आयोग के सामने हैं चुनौतियों की तरह। मुझे इस बात की खुशी है कि आज पत्रकारों ने कई वाजिब सवाल भी पूछे, जिनका जवाब देने की कोशिश की मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने, मगर काफी हद तक नाकाम साबित हुए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। 7 चरण कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और 7वां चरण 1 जून। और नतीजे आएंगे 4 जून को। 4 जून को यह फैसला हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। मगर आज सवाल और जवाब भी हुए। लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोस्तों, करीब 40 मिनट तक तो सवाल ही नहीं लिए गए, वो लगातार अपनी बातें बताते रहे और फिर सवालात का दौर आया। और सबसे कठिन वो सवाल था जिसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं दे पाए, टाल गए। नेशनल हेराल्ड की एशलिन ने सीधा सवाल पूछा, आखिर क्या वजह है मुख्य चुनाव आयुक्त, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं या अमित शाह आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तब आप कुछ नहीं करते, मगर आपकी सारी कार्रवाई राहुल गांधी पर होती है। और यही नहीं दोस्तों, जी न्यूज के एक रिपोर्टर ने सवाल कर लिया कि आपकी आलोचना होती है कि यह मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, यह मोदी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और आप हमेशा राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं। देखिएगा किस तरह से सवाल को ही टाल गए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। I am Ashlyn Matthew from National Herald. Thank you. You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECA has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो सवाल खड़ा किया हमारे किसी दोस्त ने कि बार बार विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है, तो पिछली बार उन्होंने नाम दिया कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें मोदी के खिलाफ आप सॉफ्ट होते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ आप ज्यादा एक्शन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा आरोप क्यों लगता है चुनाव आयोग? जो एमसीसी के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं। उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने, ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी मे बी, वी विल नॉट सिट बैक, वी विल टेक एक्शन। मगर फिर भी दोस्तों मैं बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने सवाल लिए और कोशिश की जवाब देने की, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली वो नौकरशाह हैं जिन्हें
सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियुक्त किया, ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है। उनसे यह भी सवाल पूछा गया कि भाई आपके एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे अरुण गोयल, क्योंकि आप तो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं ना, तो क्या वजह है कि अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इस मुद्दे पर राजीव कुमार ने दोहरे जवाब दिए। पहले तो वो कहते हैं कि भैया ये पर्सनल कारण था और चूंकि पर्सनल कारण थे तो हमें इस पर नहीं जाना चाहिए, मगर फिर अगली ही बात शायद हकीकत सामने आ गई। उन्होंने एक कहावत का जिक्र किया कि निंदक नीरे राखिए। उन्होंने कहा कि कई बार चुनाव आयोग में कई मतभेद हो जाते हैं, तो क्या राजीव कुमार यह इशारा कर रहे हैं कि मतभेदों के चलते अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? क्योंकि उनसे तो किसी ने सवाल भी नहीं किया था, फिर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। सुनिए उन्होंने ये बात कैसे रखी थी दोस्तों। The others you said disclose, disclose, disclose. In the interest of the general public, and now we can't get from Mr. Arun Goel because he hasn't only cited personal reasons. In the best interest of the commission, would you be able to disclose what exactly happened? Why did Mr. Arun Goel, who worked with you and sadly is not here today in this entire process, if you can come clean about what exactly happened, what were the differences that led to his sudden and abrupt exit? Mr. Arun was a very, very distinguished member of our team, and I thoroughly enjoyed working with him all the time. But in every institution, somebody will have to be given the personal space, and I'm sure the personal space should not be touched and one should not be insensitive to ask personal questions. If he had personal reasons, it's fine, you must respect it. In the commission, let me make it clear to everybody. As you said, disclose, disclose, disclose. We also have another principle: participate, participate, participate. Involve all political parties. So in the commission, we have a very sound tradition, not today, of large, and I must thank this to my predecessors, worthy predecessors. Whatever we are today, it is because of them. And that's one tradition in the commission, that dissent within commission is encouraged. Within four walls of ECM, the commission room, which we call, it's a round room, because it's such a complicated exercise in the world, three minds are always better than one. We discuss, we sleep over issues, we take time, we assimilate. And हमेशा एक उसमें कहावत है ना, फिर मुझे याद आ गया वैसे ही, निंदक न्यारे राखिए। आसपास रखने चाहिए जो लोग आपको चैलेंज कर सकें। सो कमीशन में बहुत ट्रेडिशन है, वो हमेशा होता रहा है और होते रहना चाहिए। सो दैट्स द आंसर व्हिच आई वांटेड टू गिव यू। आपने देखा दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने खुद कहा कि आयोग के अंदर कई मुद्दों को लेकर मतभेद होते हैं। तो वो क्या मतभेद थे? आखिर उसे पर्सनल रीजंस क्यों बता रहे हैं, निजी कारण क्यों बता रहे हैं राजीव कुमार? आखिर किन मतभेदों के चलते अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसी वजह से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रही है दोस्तों। और यही नहीं, ईवीएम्स को लेकर चुनाव आयोग ना विपक्ष की सुनने को तैयार है, और आप जानते हैं कि ईवीएम्स की विश्वसनीयता को लेकर देश में एक आंदोलन भी चल रहा है। इस पर बहुत तल्ख तेवर के साथ एक शेर का सहारा लेते हुए जवाब दिया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। उन्हें सुनते हैं हम। अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे। 100+ क्वेश्चन है। और भाई, political parties have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness, and the political parties know in the heart of their hearts. सब EVMs का 3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है। फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस, 40 केस, देखिए, दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे।
इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए, हमारी वेबसाइट पे है ये, थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं वो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ in last 2 years again we have done large number of improvements. एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल मुझे खुशी होती कि कम से कम वो इस बात का जवाब भी देते कि वीवीपैट्स के ऊपर आखिर क्यों जवाब नहीं देना चाहते। जब भी विपक्ष ये सवाल उठाता है, उनसे क्यों कह दिया जाता है कि आप हमारे वेबसाइट्स चले जाइए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि भाई जैसे ही आप वोट डालते हैं तो आपको पर्ची मिलती है, उस पर्ची को चेक कीजिए कि मैंने जिससे वोट डाला है वो यहां पर है कि नहीं, और फिर उस पर्ची को एक बक्से में डाल दीजिए ताकि कल को कोई विवाद हो तो उसको गिना जा सके। यह सवाल विपक्ष लगातार कर रहा है और चुनाव आयोग ने उसे सिरे से खारिज किया है। आज भी इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया, मगर जैसा मैं बोल रहा हूं दोस्तों, चुनाव आयोग ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से सवालों का जवाब दिया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर सच बताऊं मुझे खुशी हुई है। कम से कम कोशिश तो हुई। यही नहीं, चुनावी चंदा जिसको लेकर चुनाव आयोग चर्चा में है, उस पर भी उन्होंने सवालों का जवाब दिया। हालांकि यूनिक आईडी नंबर को लेकर इंडियन एक्सप्रेस का जो सवाल था उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। सुनिए चुनावी चंदे के बारे में उन्होंने क्या कहा। सो एज रिगार्ड्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कमीशन हैज ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंसी राइट फ्रॉम द स्टेज व्हेन वी सबमिटेड आवर स्टैंड इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। Again, in a democracy, there is no scope for hiding things. Democracy is all about making everybody know, aware, transparency, information. It must be shared. We are all for it. So this is the first part of the entire exercise. It must be known. The country has to now also ask and find solutions to an institutional mechanism where the donor's privacy is also considered, is a point in question. We have made it compulsory for all political parties to make the contributions they are receiving. The answer to this side as to the declarations are made on the donations. Every political party is required to, under the guidelines, to make declaration to us on the contributions they receive. Also in the annual accounts, how much they have collected, how much they have spent. Also, after every election, they are supposed to give us an account of what they spent in that particular election. Supposing assembly election has taken place, we have contested, we have spent so much. And we publish it on the website of the commission for everybody to know what is happening. And this we have now made digital. But the unaccounted money which is used in the elections, on which during the elections we are very particular to control it. But how do we also control the donations in the unaccounted form is something which the entire nation has to work together. How the
Donors' privacy is also protected. He is not harassed. How it is channelized, how it is more and more white. In the digital age, there must be almost no scope. It must be a very, very less cash economy. दोस्तों, यकीनन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोलते हैं, तब उनके मुंह पर ताला लगा रहता है। जब प्रधानमंत्री देश के एक धर्म को आतंकवाद से जोड़ देते हैं, तो उनके मुंह पर ताला लगा रहता है। जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं चुनाव 80% बनाम 20% है, वो चुप रहते हैं। याद कीजिएगा 2019 के चुनाव, उस वक्त अशोक लवासा जो हैं, वो लगातार अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि उनके घर के तमाम सदस्यों पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई। खबर यह भी आई कि उनकी जासूसी की जा रही थी पेगासस के जरिए। तो स्वाभाविक सी बात है, यह सवाल है और यह सवाल उठेगा। मगर आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने यह भी फरमान जारी किया है कि बच्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने कई बार बच्चों का इस्तेमाल किया है, मगर आपने आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए चुनाव आयोग कटघरे में। सुनिए वो बच्चों के बारे में क्या कह रहे थे। Also to not use children at all during the campaigning. बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें कैंपेनिंग में लाया जाए। We'll be very strict if anybody does that. आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी कहा कि हमारी खास निगाह फेक न्यूज पर होगी, फर्जी खबरों पर होगी, और इसका फैसला भी आप करेंगे। मगर मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे राजीव जी कि ऐसा ना हो कि जो खबरें भारतीय जनता पार्टी के लिए असहजता पैदा कर रही हूं, मुश्किलात पैदा कर रही हूं, आप उन्हें फेक न्यूज बता दें, क्योंकि आपकी निष्पक्षता पर सवाल है और मेरे जहन में इतना सा भी शक नहीं है कि आपका झुकाव किस तरफ है। हमने आज देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर जब सवाल हुआ तो माफ कीजिएगा, घिग्गी सी बंध गई थी। आपसे सवाल का जवाब देते नहीं बना था। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि अगर भाजपा के नेता मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन करेंगे तो आप कार्रवाई करेंगे। एक सीधी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए MyGov इंडिया वेबसाइट पर एक पूरा अभियान शुरू किया है मोदी सरकार ने। उसके अंदर फर्स्ट टाइम वोटर्स की सारी जानकारी मांगी जा रही है, उनके बैंक अकाउंट भी। ये तो वोटर्स की जानकारी को अर्जित किया जा रहा है ना, जिसके जरिए उन्हें टारगेट किया जा सके। चुनाव आयोग इस पर खामोश क्यों है? मेरा पहला वोट देश के लिए कायदे से इस अभियान को चुनाव आयोग को चलाना चाहिए था, मगर ये चला कौन रहा है? मोदी सरकार चला रही है। और आप उसके अंदर तमाम निजी जानकारियां मांग रहे हैं, जिसमें फोन नंबर से लेके उनके बैंक अकाउंट भी है। इसकी क्या जरूरत होती है बताइए? मगर ये गड़बड़ झाला चल रहा है और चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश है। बहरहाल जो भी हो दोस्तों, मुझे आज वाकई बहुत खुशी हो रही है। आज से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट शुरू हो गया है और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देश का दारोमदार देश की जनता के सामने है। मैंने बार बार आपको बतलाया है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है, जब सिस्टम ही हैक हो जाए। आप और हम जानते हैं कि यह चुनाव बराबरी का नहीं है। पूरा प्रचार तंत्र, साम दाम दंड भेद, एजेंसीज, पैसा, सब कुछ भाजपा के पक्ष में है। इसीलिए विपक्ष के लिए यह चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। और अगर वाकई 4 जून को कोई कमाल हो जाता है विपक्ष की तरफ से, तो यह आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक चमत्कार होगा। इसकी क्या गुंजाइश है, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, मगर बहुत जरूरी हो जाता है इसके लिए कि संस्थाएं जो हैं वो निष्पक्ष हों, निष्पक्ष दिखें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जब चुनाव आयोग का चुनाव हो तो उसमें प्रधानमंत्री के अलावा नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, यानी निष्पक्ष चुनाव हो। मगर उसे पलट दिया गया, उसे पूरी तरह से पलट दिया गया। और अब 2 मोदी सरकार के होंगे, 2 भाजपा के होंगे और 1 नेता विपक्ष का। इसीलिए चुनाव आयोग लगातार कटघरे में है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।